जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से यहाँ पर आज हम जो स्टॉक्स पर हैं और आज हम अपनी छोटी सी कहानी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कैसे इतने कम समय में लोगों का जो ये मानना है कि इतने ऊंचाइयों तक पहुंच गए। तो बात समय की नहीं है, वो जो एक पीछे का दायरा है, जो पीछे की मेहनत है, वो बहुत बड़ी है। ठीक है, मेरा नाम है आदित्य रंजन और मैं एसएससी से सीजल एज अ एक्साइज इंस्पेक्टर भी हूँ और साथ में एसएससी और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के बच्चों को मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। तो देखो, जिंदगी में एक छोटी सी लाइन मैंने अपने लाइफ में सीखी है, वो है भूखा पेट, हारा मन और बेरोजगारी। ये इंसान को जिंदगी जीने का सबक सिखा देती हैं और इससे बेहतरीन कोई मेंटर नहीं हो सकता यहाँ लाइफ में। देखिए, हम बिहार के एक छोटे से स्टेट से आते हैं, बेतिया से। वहां से हमने अपने स्कूल की पढ़ाई शुरू की, छठी से लेकर 10वीं तक। और वहां पर अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से, मतलब मेरे पापा किसान हैं और जो भी थोड़ा बहुत वो खेती से कमा पाते थे, जो भी थोड़ी मेहनत कर पाते थे, तो उससे उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी कराई। और 10वीं के बाद हमारा बहुत जिद था कि हम अपने शहर में ना रहकर हम बाहर थोड़ा एक्सप्लोर करें, वहां जाकर बाकी दुनिया को देखें, वहां से सीखें हम लोगों से कि और आगे कैसे बढ़ते हैं, मेहनत कैसे करते हैं। क्योंकि मैं बहुत रिजर्व सा हो गया था, कुएं के मेढक की तरह, जहां से कुछ सीखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो 10वीं से लेकर 12वीं तक हमने जो अपनी पढ़ाई की, वो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची से, वहाँ से पढ़ाई की। हालाँकि रहना-खाना बहुत महँगा था, तो थोड़ा-सा हमने वहीं से होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ये होम ट्यूशन एक मजबूरी थी पढ़ाना, कोई शौक नहीं था। मेरा एक मन होता था, थॉट होता था कि हम रूममेट्स के ऊपर किताब लिखें, कि रूममेट्स किस तरीके से करते हैं। कई सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो अच्छे भी होते हैं और कई सारे ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी-सी जेलसी की भी भावना होती है आपके अंदर, कि जैसे थोड़ा-सा आप आगे बढ़ेंगे, तो वो थोड़ा-सा आपसे पीछे जो है बैक आउट करना शुरू कर देते हैं। जो सबसे बड़ा स्पार्क वहाँ पर मिला, तो वो ये मिला कि एक बार एक टीचर वहाँ पढ़ा रहे थे और उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उनको कहा कि सर ये आंसर है। तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं इस स्कूल में हूँ, तब तक मैं तुम्हारे ऊपर मतलब जान लगा दूँगा तुम्हारे ऊपर, मतलब पूरा सपोर्ट है मेरा, तुम यहाँ से टॉपर बन के निकलोगे। तो जब एक टीचर विश्वास दिखाता है किसी स्टूडेंट के ऊपर ना, तो शायद हमारे अंदर काबिलियत ना भी हो, तो भी हम बेहतर कर पाते हैं। तो वहाँ से एक लाइफ में किक मिला कि हम भी कुछ कर सकते हैं। नहीं तो अक्सर ऐसा होता था कि छठी से लेके 10वीं तक जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, नकारे जाते थे। नंबर स्कोर नहीं आया, पेरेंट्स पूछते नहीं हैं। स्कोर अच्छा नहीं आया, तो स्कूल में बाकी दोस्तों से भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। ठीक है, टीचर्स भी ऐसे मतलब ट्रीट कर रहे होते हैं, जो टॉपर है भैया वही सब कुछ है, मॉनिटर हो, ये हो, तो हम साइड रहते रहते थे। तो ऐसे केस में क्या होता है, किसी इंसान के अंदर कोई प्रतिभा भी है ना, तो बता नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता है। जैसे आज मैं इतना कुछ स्टेज पे बोल पाता हूँ और एक वक़्त में एक टीचर ने कहा कि तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हैंडल ही नहीं कर सकते, बोलना तक नहीं आता है। तो उस चीज़ ने ना 4 साल तक मुझे दबा के रख दिया बिल्कुल। लेकिन जब वो 12th वाला इंसिडेंट हुआ, जब उस टीचर ने मुझसे ये बात बोली ना, तो अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस है, आप तो करके दिखाएँगे। मतलब जब कोई पीछे खड़ा है और सपोर्ट में खड़ा है, तो क्यों ना करें। मेहनत शुरू होते चली गई, 12th में काफ़ी अच्छा स्कोर आया और उस स्कोर के बाद मतलब जो मन में आया वो ये आया कि अब या तो बीटेक करते हैं, नहीं तो मेडिकल की तैयारी करते हैं। लेकिन फिर वही कहानी रही यहाँ पर कि जब मैंने घर पे फ़ोन लगाया, पूछा कि बीटेक करना है, 15-16 लाख 4 साल के अंदर चाहिए, तो पापा ने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा, तुम कहीं सरकारी स्कूल से ग्रेजुएशन कर लो। अब सरकारी में मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि एक थोड़ा-सा माइंडसेट वैसा हो जाता है कि मतलब थोड़ा एजुकेशन कम और आप थोड़ा-सा रुक से जाएँगे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकला, वहाँ से मैंने अपनी जो है वो केमिस्ट्री ऑनर्स मैंने किया है वहाँ पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया, वहाँ से पूरे के पूरे 3 साल का जर्नी अच्छा रहा। इन 3 साल में काफ़ी कुछ सीखा मैंने लाइफ़ में। मेरे लाइफ़ में ऐसे-ऐसे फेज़ आए यहाँ पर, जहाँ पर रूम रेंट भरने तक के पैसे नहीं थे और सिचुएशन मैंने एक बार यूट्यूब के वीडियोज़ पे शेयर भी किया हुआ था कि हालात ऐसे थे कि सेकंड ईयर में आने के बाद मुझे पोस्टर तक खड़े होके रोड पर बाँटना पड़ा था। ठीक है, दिल्ली में धौला कुआँ मेरा कॉलेज था वहाँ पे, वहाँ से कैब मुझे लेकर जाती थी गुड़गाँव हुडा सिटी सेंटर और एक स्कूल खुला हुआ था बच्चों का प्ले स्कूल और उस प्ले स्कूल में वहाँ पर जाने के बाद जो है, मुझे नहीं पता था, मैंने कहा दोस्तों से यार कुछ पार्ट टाइम वर्क मिल जाए 2-3 घंटे का तो कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा चलो लेके चलते हैं और फिर वो लेकर गए। वहाँ पर जब मैं कैब में बैठा, जैसे मैं स्कूल में वहाँ पर उतरा, तो उन्होंने मेरे हाथ में इतने पैम्फलेट थमा दिए। तो मैंने कहा करना क्या है? तो कहा कुछ नहीं, आप बस अभी आगे चलो। आगे जैसे हम कोई चौक चौराहे पर गए, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे उतारा, उन्होंने कहा कि लोगों को ये पर्ची देने हैं और जिन्हें दोगे उनसे नाम और उनका मोबाइल नंबर ज़रूर एंट्री कराना है। जब मैं पहला पर्ची देने गया, तो एक वहाँ पे थे पर्सन थे, उन्होंने काफ़ी बुरे तरीके से उन्होंने बोल दिया। जब मैंने मोबाइल नंबर लेने की बात कही, तो वहीं रोना आ गया मेरा। मैं काफ़ी देर वहाँ चुपचाप रोता रहा। लेकिन डर ये भी था कि जब तक ये पैम्फलेट खत्म नहीं होंगे, मुझे गाड़ी आएगी नहीं और मुझे पिक करके वापस दिल्ली लेके जाएगी नहीं। एक अनजान से शहर में, एक अनजान से जगह पर मैं फँसा पड़ा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे-तैसे करके लोगों से रिक्वेस्ट करके जो है मैंने पैम्फलेट्स बाँटने शुरू किए और लाइफ़ में बैग लटकाए हुए हूँ, पसीने से लथपथ हूँ, कोई पता नहीं है, जेब में ₹20 थे वहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, बस जैसे-तैसे हाँ, कि बस पैम्फलेट बाँट दें ताकि घर पहुँच जाए। तो वहाँ से पैम्फलेट बाँटे, समय रहा, उस एक दिन के ₹400 मेरे पास मिले थे और वो आज भी मैंने अपने लाइफ़ में सँभाल के रखे हैं, उसको मैंने कभी खर्च ही नहीं किया।
ठीक है? वो मेहनत नहीं, खून नहीं, उससे ऊपर की मेरी कमाई है जिसको मैं लाइफ में हमेशा वो दिखाते रहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम बढ़े कहाँ से? और इसको मैं हमेशा मानते रहता हूँ। फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो सोचा कि अब आगे क्या करें? क्या हमें आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए? मेडिकल की तैयारी मतलब आईआईटी जैम क्लियर करके हम एमएससी करें, क्या करें? तो वहाँ से सफ़र थोड़ा रहा, फिर हमने कहा कि यार आईआईटी-वाईआईटी हमारे बस की बात नहीं है, इतना समय नहीं है मेरे पास कि 2 साल मैं एमएससी करूँ, 5 साल पीएचडी करूँ। मेरे पीछे एक भाई और एक बहन भी थे, जिन्हें मुझे पढ़ाना था। तो हमने शुरू की वहाँ से एसएससी की तैयारी, ठीक है? वज़ीराबाद में एक छोटा-सा कमरा लेके वहाँ पर हम रह रहे थे और कमरे का किराया, अपना खाना और अपने बहन का खर्चा जो है वो मैंने वहाँ पर ट्यूशन पढ़ा के किया। वहाँ पर 2-3 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और वहाँ ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो अपना जो भी पैसा आता था, उससे अपनी पढ़ाई कर ली, उसकी पढ़ाई में थोड़ा-सा हेल्प कर पाया, जो भी हो पाया। भाई तब तक मेरा उतना पढ़ने में स्टेबल नहीं हो पाया था क्योंकि हम लोग उसके लिए उतना अरेंज नहीं कर पा रहे थे, पैसे हमारे पास नहीं थे, ठीक है? पापा हम दोनों में से किसी एक को ही पढ़ा सकते थे, तो वही स्थिति थी यहाँ पे। तो ठीक है, थोड़ा-थोड़ा सफ़र आगे बढ़ता चला गया, वहाँ से हमने पढ़ाई की। ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएँ हुई, कई बार मतलब एक तरीके से इंसान बिखरा भी असफलताओं के कारण। जब मैंने पहली बार सीजल का पेपर दिया था, तो तैयारी तो बहुत अच्छी थी, एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि पूरी जी-जान मैंने लगा दी, ठीक है। लेकिन ये रहा कि सीजल का पहला बार जब मैंने पेपर दिया, तो 1.4 मार्क्स से मैं रह गया सीजल 2018 के पेपर में। और वो भी कारण ये था कि पूरे माइंड में एक एनालिसिस बना हुआ था कि तुम्हारा तो सिलेक्शन होगा, होगा, होगा। लास्ट में जब पता चलता है कट ऑफ आती है तो 1.4 मार्क्स से रह जाते हैं। उस दिन ज़िंदगी में है ना मैं काफ़ी कुछ रोया मतलब बहुत, इतना कि जिसकी लिमिट नहीं है और सिर्फ़ रोया इस वज़ह से नहीं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, रोया इस वज़ह से कि कमियाँ मैंने क्या की क्योंकि मुझे मेरी कमी पता थी वहाँ पर कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पर मैंने देखा कि यार है ना मतलब एक इंसान के अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि आप मेहनत तो कर रहे हो, कॉम्प्लेसेंट की भावना आ जाती है, अरे हम तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत आगे बढ़ जाएँगे। वो सबसे बड़ी इंसान की गलतफ़हमी होती है, वहाँ पर उसको रोकना पड़ता है अपने आप को, सँभालना पड़ता है, झाँकना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन करोगे लाइफ़ में ना तो बहुत आगे बढ़ पाओगे, आप इंट्रोस्पेक्शन करो तो सही। कहीं पर अगर आप असफलता मिलती है तो वहाँ पर देखो कि कारण क्या है वहाँ पे। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कई सारे ऐसे कारण थे जो मुझे नहीं करने थे या जिन चक्करों में मुझे नहीं पढ़ना था, उनमें अपने आप को रखकर मैंने काफ़ी कुछ खो दिया। तो वहाँ से एक लाइफ़ में नया फ़ेज़ मैंने स्टार्ट किया और तब मैं गुरुकुल में पढ़ा रहा था बच्चों को। गर्ल्स गुरुकुल में मैं लड़कियों को मैथ्स पढ़ाता था और बॉयज़ गुरुकुल में मैं वोकैब पढ़ाता था। ठीक है? तो साथ के साथ तैयारी भी मेरी चल रही थी और एक तरीके से जो है यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाते भी रहते थे। तो पढ़ाने का मेरा जर्नी तब से है। लेकिन कहते हैं ना अक्सर कि जब तक आप कुछ प्राप्त ना कर लें, तब तक यहाँ पर आपको सफलता मिल नहीं सकती। लोग रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे आपको। तो मैंने बहुत मेहनत की बच्चों के ऊपर, वहाँ बहुत अच्छे तरीके से जी-जान लगाकर पढ़ाया, शेड्यूल उनके बनाए, लेकिन लाइफ़ में सारी चीज़ें उल्टी जा रही थी। ना वो टीचिंग बहुत सक्सेसफुल हो पा रहा था, ना एक तरीके से वो मेरा पढ़ना सक्सेसफुल हो पा रहा था। और साथ में यहाँ पर जो मेरे करीब के कुछ लोग थे यहाँ पर, उनसे भी थोड़ी-सी इस तरीके से अनबन सी हो गई कि ज़िंदगी एक डार्क फ़ेज़ में जाना शुरू हो गया। उसके बाद जो बचा-कुचा कसर था वो लॉकडाउन ने पूरा कर दिया। लॉकडाउन में एक बार समय ऐसा आया था कि ट्यूशन मेरे सारे के सारे छूट गए, पढ़ाना मैंने सारा का सारा छोड़ दिया, ठीक है। अब मेरे पास पैसे नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और जब मैं देख रहा हूँ लोगों को यहाँ पर कि वो रोड पे पैदल निकल रहे हैं, मतलब उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि पैदल-पैदल लोग बिहार के लिए निकल जा रहे हैं। तो कई बार मन में ऐसी भावना भी आई कि हम भी एक काम करते हैं, पैदल निकल जाते हैं, कहीं पर कुछ खा लेंगे, ज़िंदा रहे तो घर तक पहुँच ही जाएँगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब माँ-बाप का चेहरा दिखता था ना, तो फिर ऐसे थॉट्स को अपने आप को कंट्रोल कर लेते थे। क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद है कि 2 दिन तक मेरे घर में सब्ज़ी तक नहीं थी कि मैं खाना बना के खा पाऊँ, ठीक है? और सिचुएशन ऐसी थी कि अगर मैं ऐसे सीधा पेट लेट रहा हूँ ना, तो पेट दर्द करता था भूख के मारे। तो पानी कितना भी पी लो, लेकिन भूख जो राशन से जो मिलता है, वो तो ऐसे नहीं मतलब वो सैटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो उल्टा लेटकर कई दिनों तक हम वहाँ लेटे, मतलब 2 दिन, 3 दिन तक तो ऐसे करवट बदल-बदल के उल्टा लेट गए। फिर पता चला कि मुखर्जी नगर में कुछ दोस्त-वोस्त हैं, उनसे थोड़ी-सी अरेंजमेंट मैंने करवाई और उसके बाद उनसे अरेंजमेंट करवाने के बाद थोड़ा खाना-वाना हो पाया और तब जैसे-तैसे करके जो है ट्रक के माध्यम से हम बिहार निकले। फिर लोगों से थोड़ा-सा भैया लिफ्ट दे दो ऐसे कर के। जब बिहार वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जाके अपने घर पे तब जाके एक सुकून मिला। वहाँ पर अपनी माइंडसेट की कि अब आज के बाद पढ़ाना और सारी चीज़ें खत्म करो। यहीं पर अपने गाँव में थोड़ी बहुत खेती कर लेंगे और खेती करने के साथ-साथ अपनी पढ़ाई कर लेंगे। तो रोज़ 2-3 घंटे मेरा खेतों में आराम से निकल जाता था। ट्रैक्टर चला के अपना खेत जोतना हो गया और बाकी मतलब एक तरीके से मतलब मेरा छोटा-सा एक मेरे चाचा का दुकान भी था, तो उसमें मैं बैठ के दवा-ववा भी बेचता था एक तरीके से, जो खेतों में दवा का छिड़काव करते हैं। 4 घंटे वो काम करने के बाद तब उसके बाद हम वहाँ पर घर पे बैठ के अपना पढ़ाई करते थे और जो मॉक टेस्ट हो गया, जो बाकी चीज़ हो गई, वो हम वहाँ से देना शुरू किए अपने लाइफ़ में। अच्छा स्कोर आने लगा, उम्मीद बढ़ने लगी कि हाँ, अब लाइफ़ में कुछ कर सकते हैं और करने के बाद तब काफ़ी अच्छी एक मेहनत हुई मेरी
और वहां से आप लोगों को पता है कि सीजल में मेरा जो स्कोर, सीजल से मैं एज अ एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ कस्टम डिपार्टमेंट।